हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स हाउस बाय मुश्ताक सर। अब लास्ट क्लास तक तो अपन ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में अपन टेंशन के बारे में पढ़ेंगे और टेंशन को थोड़ा सा समझेंगे अपन, टेंशन फोर्स को। फिर अपन क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन अपन ने पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होती है। तो इसका ओरिजिन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, यानी ये भी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के कारण ये फोर्स डेवलप होती है। और बेसिकली इट इज अ पुलिंग फोर्स। मतलब टेंशन से आप किसी भी चीज़ को पुल कर सकते हो, पुलिंग फोर्स है ये, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कैसा था? पुशिंग फोर्स था। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक धक्का देना बेसिकली, है ना। और टेंशन फोर्स से अपन क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं। और ये किसके अंदर लगती है? ये लगती है रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तार के अंदर। स्ट्रिंग लिख देता हूँ, रस्सी या तार के अंदर ये फोर्स, आपको वायर के अंदर ये फोर्स लगती है। और इस फोर्स की हेल्प से हम रस्सी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, ऐसे समझो आप कि ये एक ब्लॉक है, ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को एक रस्सी से कनेक्ट कर दूं, ऐसे एक स्ट्रिंग से बांध दूं, और यहाँ से इस एंड को पकड़ के अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं F, तो मैं क्या देखूंगा? ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। अब आप सोचो, हम तो फोर्स इस एंड पे लगा रहे हैं रस्सी के, ये ब्लॉक आगे क्यों बढ़ा? तो डेफिनेटली इस पे भी कोई ना कोई तो फोर्स लगी होगी, तभी तो आगे बढ़ा है ये फोर्स किसने लगाई बेटा? ये फोर्स लगाई इस रस्सी ने, क्योंकि ये रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, इस रस्सी ने इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई, जिसका नाम अपन ने रखा टेंशन फोर्स। और ये कैसी फोर्स है? ये एक पुलिंग फोर्स है, यानी ये इस ब्लॉक को अपनी ओर पुल करेगी। तो इसको हम ऐसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर होती है मेरी बात? तो रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स डेवलप हो जाती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका नेचर कैसा होता है? पुलिंग फोर्स। ठीक, पुल कर सकते हैं अपन टेंशन से। और अगर रस्सी ढीली है तो ढीली रस्सी में कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। तो ये टेंशन का कॉन्सेप्ट जब आएगा, जब हमारी जो रस्सी है वो टाइट रहेगी। तो इस फोर्स को हमें ठीक से समझना है। जैसे ये कोई भी रस्सी है, कोई भी स्ट्रिंग है, ये इसके दो एंड्स हैं बेटा। अगर इस पे ऐसे ऐसे फोर्स लगे बाहर की तरफ, तो फिर रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो किस तरीके से दिखाएंगे अपन? तो मैंने बताया आपको, ये पुलिंग फोर्स है। तो इस पॉइंट को अपनी तरफ पुल करेगी, इस पॉइंट को अपनी तरफ पुल करेगी, ऐसे समझना है तुम्हें। ठीक है। और पूरी रस्सी में टेंशन की वैल्यू सेम होगी अगर हमारी रस्सी, हमारी स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मासलेस स्ट्रिंग ही गिवन होगी, जिसका कोई मास नहीं होगा। तो मासलेस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पूरी रस्सी में क्या रहेगी? सेम रहेगी बेटा। और ये जहाँ भी रस्सी कनेक्टेड होगी उन पॉइंट्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। थोड़ा सा और अगर डिटेल में अपन समझे, तो सपोज ये अपने पास जो स्ट्रिंग थी, इसका थोड़ा सा ओरिजिन समझते हैं अपन। इस स्ट्रिंग के अंदर हम मान लेते हैं ये कुछ एटम्स हैं जो कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं। अब अगर हम ये ऐसे फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल स्ट्रिंग के ऊपर, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इनके बीच का गैप बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कि रस्सी टूट भी सकती है, स्ट्रिंग टूट भी सकती है। तो स्ट्रिंग ना टूटे इसके लिए मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे इस फोर्स को क्या करने की कोशिश करते हैं? अपोज करने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टेंशन फोर्स। और ये इस वजह से होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, जो अपने बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होने देना चाहती। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये टेंशन डेवलप हो जाएगी और इस फोर्स के जस्ट अपोजिट होगी। अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग के हर कोने पे टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? आपको सेम मिलेगी बेटा। लेकिन अगर स्ट्रिंग का भी अपना कुछ मास है तो फिर टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम नहीं रहेगी। वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे। हाल फिलहाल अभी क्या समझना है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और पुलिंग नेचर होता है इसका, स्ट्रिंग के अंदर लगती है व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट।
टाइट स्ट्रिंग होगी तो ही आपको ये टेंशन फोर्स के बारे में सोचना है, और ये पुलिंग फोर्स होगी, इससे अपन केवल पुल ही कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, जिससे बात में थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हमारे पास अब की बार सपोज बेटा दो बासेस हैं, ए और बी। हमने क्या किया, इन दोनों को एक रस्सी से ज्वाइन करा दिया, और यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है ये आगे की ओर चल पड़ा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें तो इस वाले ब्लॉक को किसने चलाया होगा, रस्सी ने ही चलाया होगा, रस्सी कनेक्टेड है, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस ए वाले ब्लॉक पे यहाँ पर इस एंड पर एक टेंशन फोर्स डेवलप हो गई है इस तरफ, जो इस ब्लॉक को अपनी ओर खींच रही है। तो पुलिंग फोर्स है, जहाँ पे रस्सी कनेक्ट होगी उस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, पुल करेगी। अब मैंने बोला था रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहती है, तो कहीं पर भी मैं चला जाऊँ सब जगह सेम मिलेगी। तो इस पॉइंट पर भी तो टेंशन होगी, और इस पॉइंट को स्ट्रिंग अपनी ओर पुल करने की कोशिश करेगी, मतलब यहाँ पर टेंशन की वैल्यू आपको इस तरीके से मिलने वाली है। तो मैं पूछूँ ए वाले ब्लॉक पे टेंशन किस तरफ एक्ट कर रहा है, तो आपको बोलना राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। बी वाले पे टेंशन किधर एक्ट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से हमें टेंशन को रिप्रेजेंट करना है। ये जो रस्सी होगी ये पुलिंग फोर्स लगाएगी ऐसे ऐसे सब तरफ, ठीक है। अगर इसको पकड़ के ऐसे खींचा जाएगा तो इतनी सी बात आपको समझनी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, समझिएगा। सपोज अपने पास इस तरीके का एक सिस्टम है, हमने एक स्ट्रिंग ली और यहाँ पर उससे हमने एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया m मास का। तो आप देखो इस m मास का जो ब्लॉक है इस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगी नीचे mg, और ये यहीं पे रुका हुआ है, ये नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एक फोर्स और लग रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में, तभी तो ये बैलेंस रहेगा यहीं पे। तो वो फोर्स किसने लगाई, तो आंसर है बेटा यहाँ पर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस पॉइंट से, तो ये mg फोर्स के कारण इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रिंग इस पर एक पुलिंग फोर्स डेवलप करेगी, जिसको हमने नाम क्या दिया, टेंशन। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है हमारे कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब अपन इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं, टेंशन किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से टेंशन का रोल भी समझ में आना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बहुत ही फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है इसको, 9th क्लास के बच्चे से भी पूछे होगा आप तो बता देगा वो। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन कि यहाँ पर ये एक्शन और रिएक्शन क्या है। यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन बेसिकली बेटा फोर्स को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे समझें कि ये दो बॉल हैं ए और बी, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इनका कोलिजन होएगा, टक्कर खा जाएंगे ये दोनों। तो जब ये कोलाइड कर रहे होंगे ऐसे, ये वाली बॉल ए ये वाली बॉल बी, ये इधर जा रही थी ये इधर आ रही थी, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे क्या हुआ, दोनों कांटेक्ट में आए, ए वाले ने बी पे फोर्स लगाई, बी वाले ने ए पे फोर्स लगाई। ए वाले ने बी पे सपोज इधर फोर्स लगाई, तो हम उसको लिख रहे हैं फोर्स ऑन बी बाय ए। बी वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए बाय बी। कहने वाली बात यह है कि ये फोर्स और ये फोर्स एक्शन रिएक्शन होंगी। ए वाला जो बी पे लगाएगा और बी वाला जो ए पे लगाएगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन होगी अपोजिट।
तो यहाँ पे यही रेफर हो रहा है। इक्वल, इक्वल का मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और अपोजिट, अपोजिट मतलब डायरेक्शन जो होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। अगर बी वाले पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ए वाले पे भी कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा। बी वाले पे राइट साइड फोर्स लग रही है तो ए वाले पे किधर लगेगी, लेफ्ट साइड लगेगी। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या हुआ। इक्वल का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी, और अपोजिट का मतलब दोनों फोर्सेज का जो नेचर होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। एक लेफ्ट होगा तो दूसरा राइट होगा, एक अप होगा तो नीचे डाउन होगा, एक ईस्ट में लगेगा तो दूसरा किस में लगेगा, वेस्ट में लगेगा। और समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज अपने पास एक ऐसे अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है और इस पर हमने एक ऐसे बॉक्स रख दिया है एम मास का। तो अब क्या होगा बेटा, इस एम मास के बॉक्स पर जो अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी कितनी, mg। ठीक है ना। होगा ये बेटा कि न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि अर्थ ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया mg। ये वाली फोर्स किसने लगाई, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ब्लॉक। तो अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ ये बोलता है कि ये ब्लॉक भी अर्थ के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो अर्थ का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ऐसे अपन बोल देते हैं। तो इस सेंटर की तरफ भी ये मास एक फोर्स लगाएगा और इक्वल एंड अपोजिट ही होगा वो फोर्स। यानी ये mg है तो ये भी कितना होगा, mg। ये वाला फोर्स जो है ये किसने लगाया, अप्लाइड बाय मास या ब्लॉक ऑन अर्थ। ये दोनों फोर्सेस जो हैं आपकी वो क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। क्लियर हुई मेरी बात, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया तो ब्लॉक भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये ठीक वही बात हो गई, ऐसे समझना जैसे ये अर्थ की सरफेस है हमारी, यहाँ से अगर ये एक छोटी सी बॉल है एम मास की, इस पर अर्थ फोर्स लगा रहा है mg, तो ये बॉल भी अर्थ के सेंटर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है और एग्जैक्टली वही होती है mg। ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए आपकी, एक्शन रिएक्शन। क्लियर। और समझते हैं आगे की बात। हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगेगी क्योंकि दोनों बॉक्स और ये सरफेस कांटेक्ट में है बेटा। तो इस सरफेस के ऊपर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सरफेस है, इस बॉक्स के कारण एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही है नीचे, और इस बॉक्स पे इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। तो अब अगर आप पूरा एनालिसिस करें तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो बॉक्स है इस पे अब कुल मिला के दो फोर्स लग रही है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और एक ये mg, ये किधर लग रही है, इस पे नीचे की तरफ। और क्योंकि ये बॉक्स ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्सेस बैलेंस हैं। तो n किसके बराबर है, mg के बराबर है। लेकिन खास बात यह है, आपको ये समझना है कि n और mg एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है बेटा। ठीक है ना, n और mg एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। यहाँ पे ये mg फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है तो इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ मिलेगा आपको, अर्थ के सेंटर पे। ये अर्थ की सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसे आ रहा है तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो दुनिया में सिंगल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमेशा जो फोर्सेज हैं वो किस में एक्ट करती हैं, फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये एक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन इसका रिएक्शन है, ऐसा ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक्शन रिएक्शन जो हैं वो दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज।
एक ही बॉडी पे एक्शन और उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो इस बॉडी पर एन और एम जी इसी बॉडी पे तो लग रहे हैं दोनों फोर्स, तो ये कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। इससे पहले वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था बेटा, ये वाला, इसमें देखो ए वाले ने बी वाले को इधर धक्का दिया तो बी वाला ए वाले को इधर धक्का देगा। ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? तो एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, सेम बॉडी पे कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं लगेंगे। अच्छा, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किसको एक्शन बोलें किसको रिएक्शन बोलें। तो बेटा ये तो सिर्फ अपन ने इसे नाम दे दिया एक्शन रिएक्शन, आप किसी भी फोर्स को एक्शन बोल सकते हो और किसी भी फोर्स को क्या बोल सकते हो, रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, इसमें से मेरी इच्छा हो तो मैं इसको एक्शन बोलूँ इसको रिएक्शन बोलूँ, या इसको एक्शन बोलूँ तो इसको रिएक्शन बोलूँ। इसी तरीके से किसी को भी अपन एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये वाला एक्शन है तो ये वाला रिएक्शन है, और इसको एक्शन मानूंगा तो ये रिएक्शन मानूंगा। सिमिलरली ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, या ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? और एक्शन रिएक्शन तो अलग अलग बॉडीज़ पे लगते हैं, सेम बॉडी पे कभी भी नहीं लगते हैं। और दुनिया में सारी फोर्सेस कैसे एग्जिस्ट करती है, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होगी। एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों फोर्सेस के लिए इनका नेचर का जो इनका जो नेचर है वो सेम होना ज़रूरी है। अब नेचर से क्या मतलब है? नेचर से ये मतलब है बेटा कि देखो mg एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए। ठीक, तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो इसका रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होना चाहिए। ये देखो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना एन और एम जी बराबर नहीं हो सकते, एक्शन रिएक्शन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और एम जी आपको क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनका तो नेचर ही अलग अलग है। तो जब नेचर ही अलग अलग होगा तो फिर एक्शन रिएक्शन कैसे होंगे? ठीक है, ऐसे भी अपन समझ सकते हो, और एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगता है वो भी अपन को समझ में आ गई बात। चलिए आगे की बात समझते हैं अपन। तीन शब्दों को अपन को समझना है यहाँ पे, सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। सपोज अपने पास ऐसे तीन ब्लॉक्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सिस्टम हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारी इच्छा हो तो हम इस एक ब्लॉक को सिस्टम बोल सकते हैं, हमारी इच्छा हो तो हम इस ए और बी के कॉम्बिनेशन को एक सिस्टम बोल सकते हैं, हमारी इच्छा हो तो बी और सी के कॉम्बिनेशन को अपन एक सिस्टम बोल सकते हैं, या हम चाहें तो हम तीनों को भी एक सिस्टम बोल सकते हैं। तो सिस्टम हम खुद डिफाइन करते हैं हमारी तरफ से। अब मान लो कि मैंने तो ए और बी को मिला के एक सिस्टम बोल दिया, ये मेरे लिए एक सिस्टम है। अब क्या होगा बेटा कि अगर ए वाला बी पे कुछ फोर्स लगाएगा F1 और बी वाला ए पे कुछ फोर्स लगाएगा F2, तो ये फोर्सेस सिस्टम के एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पे लगाई, तो ये फोर्सेस को हम बोलेंगे बेटा F1 F2 को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे अब, इंटरनल फोर्सेस। ये हो जाएंगी इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का मतलब सिस्टम का एक पार्टिकल सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाएगा, उसका नाम क्या है, इंटरनल फोर्सेस। सपोज ये सी वाला इस बी पे फोर्स लगाता है F3, तो अब देखो ये जो सी वाला है ये सिस्टम के बाहर है, ये वाला सिस्टम के किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा तो इसको हम बोलेंगे बेटा एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो F3 है हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो सिस्टम के बाहर से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, और सिस्टम के अंदर ही अंदर कोई फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम।
तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है अपन को कि किसी भी बॉडी को जिसको एनालिसिस करना है अपन को, किसी भी मास को या किसी भी सिस्टम को जिसको हमें एनालिसिस करना है, उस बॉडी को अपन उस सिस्टम से, पूरे सिस्टम से फ्री कर देते हैं और फिर उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब अलग से एक डायग्राम बनाएंगे हम उस बॉडी का और उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस को हम इंडिकेट कर देंगे। उस डायग्राम का नाम क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। एक एग्जांपल लेते हैं अपन अच्छा सा, जिससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे बेटा अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m और इस पर एक हमने फोर्स लगाई है ऐसे F1 यहाँ से, और एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं F2। ठीक है, ये अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। अब मैं आपको बोलूँगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस पर लगने वाली सभी फोर्सेस को मुझे इंडिकेट करना है। इस पर लगने वाली सभी फोर्सेस को मुझे इंडिकेट करना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस बॉडी को लिया, m मास की बॉडी, क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं भाई सोचो। अब तो अपन को इतना तो आ ही गया है कि m मास की बॉडी है तो अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी mg, तो ये फोर्स किधर लगने वाली है, नीचे की तरफ लगने वाली है। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा देंगे एक फोर्स नीचे की तरफ mg। और क्या फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, इस बॉडी पे देखो, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है सरफेस के और पुश करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी आ गई। अब नॉर्मल फोर्स इस सरफेस पे तो नीचे की तरफ लगेगा और बॉडी पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो हमें वो फोर्स दिखानी होती है जो बॉडी पर लग रही है दूसरों की वजह से। तो इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगी बेटा इधर n। तो कुल मिला के इस बॉडी पर कितनी फोर्सेस हमें दिखाई दे रही हैं, 4, F1, F2, n और mg। और इस डायग्राम को ही अब अपन क्या बोल रहे हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं, समझना। तो अब की बार अपने पास यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक हैं, इनका नाम रख देते हैं ABC। तीनों आपस में कॉन्टेक्ट हैं और ये सरफेस पे रखे हुए हैं। हम A वाले पे एक फोर्स लगा रहे हैं F। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। A का बनाओ, फिर B का बनाओ, फिर C का बनाओ। सबसे पहले A का बनाते हैं अपन। तो देखो बेटा, इसको सेपरेट कर दो, यहाँ से इस पूरे सिस्टम से उठा के इसको बाहर बना लेते हैं अपन। ये बना लिया मैंने A, इसको बाहर कर दिया सिस्टम से, है ना। m1 मास है, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही है, कौन कौन इस पर फोर्स लगा रहा है। एक तो हम खुद ही लगा रहे हैं F। अब ये देखो, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला इससे कनेक्टेड है आपस में, तो ये इसको धक्का देगा, तो A वाला B को धक्का देगा, यानी A वाला B पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो थर्ड लो क्या कहता है, अगर A वाला B को धक्का देगा तो B वाला भी A को धक्का देगा, यानी यहाँ पर इस A पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन A बाय B। क्लियर, वो इस तरफ होगी, पुशिंग नेचर की होगी। A वाला B को धक्का देगा इधर, तो B वाला A को धक्का देगा इधर। क्लियर। और क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, देखो इस पर ग्रेविटी फोर्स तो लगी रही है नीचे की तरफ, mg। और ये वाला A वाला इस ग्राउंड को पुश कर रहा है नीचे, तो ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो ये वाला नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन A बाय ग्राउंड। तो इस A वाले ब्लॉक का हमने FBD बनाया, तो हमें ऐसा दिखाई दिया। B वाले का पूछूँ तो देखो, B वाले को सबसे पहले आप सिस्टम से अलग कर देते हैं इसको, ये रहा हमारा B वाला, दिस इज B। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है सोचो। एक तो धक्का A वाले ने B वाले को दिया था राइट साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन B बाय A। A ने इसको धक्का दिया। अब देखो B और C भी कनेक्टेड है ना, तो B C को धक्का देगा तो C B को पुश करेगा। तो हमें FBD में वो फोर्सेस लेनी होती है जो बॉडी पर लग रही हैं। बॉडी क्या फोर्स लगा रही है उससे भी मतलब नहीं है, बॉडी पर क्या फोर्स लग रही है दूसरों के कारण। तो इस B पर C वाला इस तरफ पुश कर रहा है ऐसे, तो फोर्स ऑन B बाय C।
तो दो नॉर्मल लग रहे हैं इसके ऊपर, एक तो इधर से और एक इधर से। फिर तो वही एक नॉर्मल ग्राउंड लगाएगा ऊपर, फोर्स ऑन बी बाय ग्राउंड, नॉर्मल ऑन बी बाय ग्राउंड, और एक लगेगा इस पर mg, m2g। ये इस बी वाले का FBD बन गया। सी वाले का बना सकते हैं, बहुत आसान है। सी वाले का FBD बना देते हैं आपके लिए, देखिएगा ज़रा। सी वाले के साथ क्या हो रहा है, बी वाला इसको पुश कर रहा है इस तरफ, तो राइट साइड एक फोर्स लग रही है इस तरफ, फोर्स ऑन सी बाय बी, m3 इसका मास है। इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगने वाली इसके ऊपर। और क्या फोर्स लगेगी, ग्रेविटी तो लगेगी नीचे mg, और फिर से ये नॉर्मल रिएक्शन, ये ग्राउंड इस पर ऊपर की तरफ लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन सी बाय ग्राउंड। दीज आर द वेरियस फोर्सेज ऑन सी, ए एंड बी। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं बेटा, FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये काफ़ी हेल्प करता है अपन को इक्वेशन वगैरह बनाने में और फिर कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज अपने पास ये बॉडी है और हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस बॉडी पे ऐसे लगा रहे हैं। F फोर्स मैंने लगाई और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे मैंने ये फोर्स लगाई, m इसका मास है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसका FBD बनाओ। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस फोर्स के दो टुकड़े कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो फोर्स के कंपोनेंट करना आते होंगे आपको। ये फोर्स है और ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा F cos थीटा, जिधर एंगल होता है उधर cos कंपोनेंट आता है, और दूसरा होता है साइन कंपोनेंट जो इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो यहाँ पे लगा F sin थीटा। अब मैंने क्या किया, इस एक फोर्स को दो में तोड़ दिया। क्लियर। अब अपन इसका FBD बनाए तो कैसा बनेगा देखते हैं। तो इस ब्लॉक पे एक तो राइट साइड में एक फोर्स लग रही है F cos थीटा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है F sin थीटा, और क्या हो रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो mg फोर्स अब नीचे की तरफ दिखा देंगे, और ये ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल फोर्स ग्राउंड जो लगा रहा है वो हमने ऊपर ही दिखा दी। तो कुल मिला के ये फोर्सेज इस पार्टिकल के ऊपर या इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होता तो फिर हम फ्रिक्शन को भी ऐड करते, बट हाल फिलहाल अभी फ्रिक्शन नहीं है, तो हम जो फोर्सेस हमें दिखाई दे रही है हमने ये यहाँ पे लगा दी। तो कुल मिला के 1 2 3 4 फोर्सेस इस पर हमें दिखाई दे रही हैं, और ये इसका क्या बन गया, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके बेटा, इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ पढ़ेंगे अपन, और अब नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अपन ने सीख लिया है, तो इन सब चीज़ों को अपन आगे क्वेश्चंस में लगाएंगे और अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छा लग रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी हेल्प मिलेगी। और आगे कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।